नमस्कार मित्रों, आरवी आईएसपीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास विषय के बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, पीसीएस परीक्षा है ना, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है समान अध्ययन, जिसमें इतिहास विषय बहुत महत्वपूर्ण है। 20 से 25 प्रश्न तो रहते ही हैं। तो बंगाल विभाजन के बारे में देख लेते हैं। बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन का पहला है 19 जुलाई 1905। देखिए ध्यान से, 19 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। फिर क्या हुआ, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता का जो टाउन हॉल है उसमें बायकॉट का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं स्वदेशी आंदोलन की घोषणा भी की गई, जिसे बहिष्कार प्रस्ताव कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई कलकत्ता के टाउन हॉल में, बायकॉट प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं 1 सितंबर 1905 को सरकार ने यह घोषणा कर दी कि बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से लागू होगा। 1 सितंबर को घोषणा कर दी गई, 16 अक्टूबर को होगा, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हो गया। तो 16 अक्टूबर देखिए सोमवार के दिन पड़ेगा, आने वाले 2 दिन के बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हो गया। अब जरा बंगाल की स्थिति देख लेते हैं। विभाजन के समय बंगाल की जनसंख्या लगभग 8 करोड़ थी। यह ब्रिटिश भारत की जनसंख्या का 1/4 भाग था। 1/4 भाग। उस समय बंगाल में कौन कौन से राज्य थे? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश और असम का कुछ भाग सम्मिलित था। तो बंगाल बहुत बड़े एरिया को कवर करता था। असम को बंगाल से 1874 में अलग कर दिया गया था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। 1874 में असम अलग हो गया था। बंगाल विभाजन का जो कारण बताया गया, कर्जन ने बताया, उसे प्रशासनिक सुविधा बताई। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए प्रशासन सुविधा के अनुसार बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। कथन और कारण पूछे जाते हैं। देखिए कथन है, 16 अक्टूबर 1905 को ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। बिल्कुल सही कथन। कारण, बंगाल विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था। बी ऑप्शन सही है। देखिए दूसरा है कारण, लॉर्ड कर्जन के अनुसार इसका प्रमुख कारण प्रशासनिक सहूलियत था। तो ए कारण है। ठीक है, लेकिन वास्तविक सत्यता क्या थी? ये तो अंग्रेजों ने बताया कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बंगाल का विभाजन किया गया, लेकिन सत्यता यह थी कि बंगाल का विभाजन का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक न होकर राजनीतिक था। राजनीतिक क्यों था, आइए समझते हैं। बंगाल उस समय राष्ट्रीय जागरूकता का केंद्र बिंदु था। बंगालियों में एक मजबूत राजनीतिक जागरूकता थी, जिसको कुचलने के लिए बंगाल विभाजन का प्रयास किया गया। कर्जन के अनुसार, कर्जन साहब कहते हैं, अंग्रेजी शासन का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासन से अलग करने के लिए है। बंगाल की जनसंख्या को विभाजित करके उस केंद्र को समाप्त करके, जहां से बैठकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश को दिशा निर्देश देती है तथा जहां से कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र रखती है। ठीक है, अब आइए, जब बंगाल का विभाजन हो गया तो बंगाल विभाजन का नेतृत्व जगह जगह पे हुआ था। उन जगह जगह पे कहां कहां कैसे नेतृत्व हुआ उसके बारे में देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं के बारे में देखते हैं। दिल्ली में बंगाल का विभाजन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। ये प्रश्न पीसीएस में बार बार पूछे जाते हैं। दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने किया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बॉम्बे और पुणे में बंगाल विभाजन का नेतृत्व किया था। चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। वहीं उस समय के तत्कालीन गृह सचिव रिजले लिखा हुआ है, ने कहा, अविभाजित बंगाल एक बड़ी शक्ति है। बंगाल के विभाजन में एक अन्य विभाजन दिया गया था, धार्मिक आधार पर विभाजन। इस धार्मिक विभाजन का प्रमुख उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन की रेखा खींचकर बंगाल विभाजन की योजना खींचना था। ठीक है, इस प्रकार बंगाल विभाजन की योजना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर एक सुनियोजित आक्रमण था। कर्जन के उत्तराधिकारी मिंटो प्रांत ने बंगाल विभाजन के प्रारंभ में मिंटो विरोधी थे,
लेकिन बाद में मिंटो ने टिप्पणी की बंगाल विभाजन एक आवश्यक है, न सिर्फ प्रशासनिक रूप से बल्कि राजनीतिक आधार पर भी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन बंगाल विभाजन के विरुद्ध में अंग्रेज था। वो मिंटो साहब थे, लेकिन बाद में वो बदल गए थे। देखिए, ठीक है, 19 जुलाई 1905 को बंगाल की विभाजन की घोषणा कर दी गई। 7 अगस्त को फिर क्या हुआ, इंपॉर्टेंट चीज है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के ऐतिहासिक टाउन हॉल से जुड़ी हुई बैठक हुई, जिसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार प्रस्ताव को पारित किया गया। 7 अगस्त 1905 कलकत्ता, ठीक है। 16 अक्टूबर को जब बंगाल का विभाजन लागू हो गया, बंगाल को पूर्वी और पश्चिम बंगाल में बांट दिया गया, ठीक है। इसमें क्या क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। राजशाही जगह चटगांव, ढाका और असम, 4 जगह हैं। राजशाही, चटगांव, ढाका और असम के कुछ भाग को पूर्वी बंगाल में सम्मिलित कर लिया गया। इसमें 3 करोड़ 10 लाख की आबादी थी, जनसंख्या थी। पूर्वी भाग की राजधानी ढाका को बना दी गई, तो ये बांग्लादेश बना। राजशाही, चटगांव, ढाका और असम, जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख और राजधानी ढाका बना दी गई। वहीं पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा क्षेत्र आ गया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आधुनिक पश्चिम बंगाल को सम्मिलित किया गया। फिर से देखिए, बिहार आ गया पश्चिम बंगाल में, झारखंड आ गया, उड़ीसा और आधुनिक पश्चिम बंगाल आ गया। इसकी जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख आबादी हो गई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता बन गई, ठीक है। तो एक बांग्लादेश बना, बांग्लादेश का क्षेत्र उस तरफ पूर्वी, एक पश्चिमी, ठीक है, 2 भागों में पड़ गया। वहीं 16 अक्टूबर 1905 को काला दिवस और शोक दिवस मनाया गया। तो पूछा जा सकता है प्रश्न, काला दिवस, शोक दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को, बंगाल विभाजन के समय। 16 अक्टूबर को ही लागू हुआ था, ठीक है, बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन ने एक ऐसी राजनीतिक आंधी को जन्म दिया जिसने विभिन्न वर्गों के लोगों के नेताओं और संगठन के लोगों को एक मंच में लाकर खड़ा कर दिया। क्या हुआ इसमें जरा देखते हैं। वंदे मातरम जो गीत था, रातों रात राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय आंदोलन का मंत्र बन गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी ने बंगाल विभाजन के बारे में कहा, या बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो अगर कोटेशन आपको दिखता है कि यह हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, तो यह बंगाल विभाजन बम की तरह गिरा। और किसने कहा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। वहीं बंगाल विभाजन के विरोध में 2 सभाएं आयोजित हुई थी। इतनी बड़ी सभाएं कभी आयोजित नहीं हुई, अर्थात 50,000 से ज्यादा लोग इन सभाओं में कभी नहीं आते थे, इकट्ठा नहीं होते थे लोग। तो पहली सभा है आनंद मोहन बोस की सभा, जिसमें 50,000 लोगों ने सम्मेलन किया था, इकट्ठा हुए थे। वहीं सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो सभा हुई थी उसमें 75,000 लोग इकट्ठा हुए थे। इतने अधिक लोग कभी किसी सभा में इकट्ठा नहीं होते थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेता वो बन गए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वहीं इसी समय एक महत्वपूर्ण बात हुई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी संगीत की रचना की। राखी संगीत क्या है जरा सुन लीजिए। इसमें हिंदू महिलाएं मुसलमान भाइयों को राखी बांधकर हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित कर रहे थे। उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान ये बना था, अमार सोनार बांग्ला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। वहीं आइए थोड़ा स्वदेशी आंदोलन पर चर्चा कर लेते हैं। बंगाल विभाजन के समय ही स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो बंगाल विभाजन के विरोध में यह निर्णय लिया गया कि स्वदेशी को अपनाया जाए और विदेशी वस्तु, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। इस संबंध में 7 अगस्त 1905 को बहिष्कार प्रस्ताव पारित कर दिया गया और 28 सितंबर 1905 को काली घाट के मंदिर में इस प्रस्ताव को दोहरा भी दिया गया। काली घाट कहाँ है? कलकत्ता में है, ठीक है। आइए, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था और विदेशी वस्तुओं से मुक्ति प्राप्त करनी थी। वहीं आचार्य BC रॉय ने इस दौरान प्रसिद्ध बंगाल स्वदेशी केमिकल स्टोर की स्थापना की थी। 1905 में बंगाल स्वदेशी केमिकल स्टोर की स्थापना बंगाल में हुई थी, BC राय ने की थी। वहीं बारीसाल सम्मेलन, ध्यान दीजिए, बारीसाल सम्मेलन के अध्यक्ष, ये सम्मेलन 1906 में हुआ था, बारीसाल सम्मेलन। S अब्दुल रसूल ने कहा
कि हम पिछले 50 सालों में जो प्राप्त नहीं कर सके वह पिछले 6 महीनों में प्राप्त कर लिया है। बंगाल विभाजन ने हमें एक स्थान में पहुंचाया है, हम लोग एक हो गए हैं। बंगाल विभाजन जैसी शर्मनाक घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन और बायकॉट आंदोलन को जन्म दिया था। 1905 की एक घटना है। 1905 में बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में स्वदेशी बायकॉट आंदोलन का समर्थन किया गया। वहीं तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक, बीसी पाल, वहीं लाला लाजपत राय, अरविंद घोष इस आंदोलन को बंगाल के साथ पूरे देश में, पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। ठीक है, वे सिर्फ स्वदेशी बहिष्कार से संतुष्ट नहीं थे, वे इस आंदोलन को एक राजनीतिक रूप देना चाहते थे। उनका उद्देश्य स्वराज प्राप्ति हो गया था, लेकिन वादी इनके साथ नहीं थे, इस बात का समर्थन नहीं करते थे उदारवादी लोग। स्वदेश बांधव समिति बनी थी। स्वदेश बांधव समिति को स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में लोगों को एकत्र करने का श्रेय जाता है। ये स्वदेश बांधव समिति किसने बनाई थी? अश्वनी कुमार दत्त द्वारा स्थापित यह समिति स्वदेश बांधव समिति थी। ये अश्वनी कुमार दत्त कौन थे? ये स्वामी विवेकानंद के भाई थे और 12 साल में एक शिक्षक थे। ठीक है, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्वनी कुमार दत्त ने। अश्वनी कुमार दत्त स्वामी विवेकानंद के भाई थे। स्वदेश बांधव समिति स्वदेशी आंदोलन का समर्थन कर रही थी। वहीं एक कार्लाइल सर्कुलर जारी हुआ था 22 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, कार्लाइल सर्कुलर कब आया? 22 अक्टूबर 1905 को। इसमें क्या बात है? मुख्य बात, जब भारतीय युवाओं ने बंगाल विभाजन के विरोध में पश्चिमी शिक्षा का बहिष्कार करना प्रारंभ किया तो बंगाल के मुख्य सचिव कार्लाइल ने एक कार्लाइल सर्कुलर जारी किया, जो कार्लाइल सर्कुलर के नाम से जाना जाता है। इस सर्कुलर के अनुसार यदि कोई शिक्षण संस्थान सरकारी आदेश की अवहेलना करता है और उसके साथ साथ विद्यार्थी लोग शैक्षिक संस्थान को छोड़ते हैं तो उन विद्यालय को किसी तरह की सरकारी सहायता नहीं दी जाएगी। कार्लाइल सर्कुलर का विद्यार्थी और अध्यापकों द्वारा विरोध किया गया। इसे दास्ता का घोषणा पत्र नाम दिया गया। तो दास्ता का घोषणा पत्र किसे कहते हैं? कार्लाइल सर्कुलर को कहते हैं। इसी दौरान शांति निकेतन बोलपुर में है, शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन पर आपने चर्चा कर ली। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।